नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की। इस औपचारिक संबोधन के बाद मैं इस खुशनुमा सी सुबह में आपको आज निकोलो मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार हैं वो आपसे साझा करूंगा। निकोलो मैकियावेली के ऊपर जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने इस मैकियावेली से रिलेटेड पुनर्जागरण कि क्यों हम कहते हैं कि मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था, जैसा कि W.T. जोन्स बोला इसके लिए। ये फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था, जैसा कि प्रोफेसर डनिंग ने कहा। तो डनिंग है, सेबाइन है, W.T. जोन्स है, ये सब क्यों कहते हैं, इसको पुनर्जागरण से संबंधित क्यों करते हैं? क्यों हम कहते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक है? इन मुद्दों पे मैंने आपसे चर्चा की थी। मैंने आपसे राष्ट्र राज्य की चर्चा की थी कि राष्ट्र राज्य का समर्थक था, इसीलिए हेगल इसको मैन ऑफ जीनियस बोलता है, मैकियावेली को। फिर स्पिनोजा की चर्चा की थी, रूसो की चर्चा की थी। रूसो इसको गणतंत्रवादी कहता है, मैकियावेली को। मोंटेस्क्यू की चर्चा की थी, ग्रामसी की हमने चर्चा की थी कि ग्रामसी भी प्रशंसक है कि मैकियावेली ने एक अच्छा काम किया कि उसने राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक कर दिया। फिर अंत में हमने क्विंटन स्किनर, जो कि एक संदर्भवादी स्कूल के प्रमुख विचारक हैं, कैम्ब्रिज स्कूल के क्विंटन स्किनर, उनकी चर्चा की थी। वो कहते हैं कि निकोलो जो मैकियावेली है वो 17वीं सदी के जो नव रोमनवादी थे, जो वापस वही रोम बनाना चाहते थे जो पहले था, गणतंत्रवादी रोम, उनका बौद्धिक धर्मपिता है, इंटेलेक्चुअल गॉडफादर है निकोलो मैकियावेली। ऐसी चर्चाओं के साथ हमने विराम दे दिया था निकोलो मैकियावेली के विचारों को। मैंने बताया था क्या क्वेश्चन उठते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्विंटन स्किनर को आप याद रखें। आज हम निकोलो मैकियावेली की पुस्तकों के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर निकोलो मैकियावेली के राज्य के संबंध में, मानव चरित्र के संबंध में क्या विचार हैं उनकी चर्चा करेंगे। मुद्दे का आरंभ करते हैं। निकोलो मैकियावेली 16वीं सदी का ये विचारक, 15वीं सदी और 16वीं सदी, 15वीं सदी के अंत में, 16वीं सदी के शुरुआत में था निकोलो मैकियावेली। 1527 के आसपास मैकियावेली की डेथ हुई थी। और यही वो युग है जब आधुनिक युग आ रहा था, पुनर्जागरण होता है यूरोप में, डार्क एज जा रही थी और धर्म और विश्वास और रूढ़िवादिता की जगह आधुनिक विचार, तर्क और विवेक आ रहा था, मानववाद आ रहा था, व्यक्तिवाद आ रहा था। ये वो युग है। अब ऐसे युग में राजनीति विज्ञान में जो एक बड़ा परिवर्तन करने वाला विचारक था वो था निकोलो मैकियावेली। तो क्या परिवर्तन किए, इसके विचार क्या थे, ये मैं आपसे साझा करूंगा। अब ये विचार है कहां, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। निकोलो मैकियावेली की सर्वप्रथम इसकी जो कृतियां हैं, जो बुक्स हैं, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, निकोलो मैकियावेली की जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो है द प्रिंस, और ये लिखी गई थी 1513 में। फिर निकोलो मैकियावेली की अगली कृति है
डिस्कोर्स ऑन लीविज, ये आई 1516 में। फिर एक और करती आई आर्ट ऑफ वार, ये आई 1520-1521 में। फिर एक और करती लिखी गई हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये अंत में लिखी गई। अब देखिए, ये जो द प्रिंस है, द डिस्कोर्स ऑन लीवीज है और आर्ट ऑफ वार है, इन कृतियों को लिखा तो पहले गया था, लेकिन ये कृतियां, इनमें विशेष करके ये दोनों कृतियां, द प्रिंस और द डिस्कोर्स ऑन लीवीज, ये निकोलो मैकियावेली के मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो मैं आपको लेखन का वर्ष बता रहा हूं कि इनका लेखन का वर्ष है 1513 और 1516। इनका प्रकाशन बाद में हुआ है, निकोलो मैकियावेली की मृत्यु के बाद 1531 के आसपास। यही प्रमुख पुस्तकें हैं मैकियावेली की, जिनमें मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचार प्रकट किए। तो अगर तरतीब से देखें तो पहले प्रिंस लिखी गई, फिर डिस्कोर्स लिखी गई, सीधा डिस्कोर्स बोलते हैं, डिस्कोर्स ऑन लीवीज लिखी गई, फिर द आर्ट ऑफ वार लिखी गई और अंत में हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखी गई। हाँ, ये पुस्तकें छपी बाद में, द प्रिंस और डिस्कोर्स ऑन लीवीज, इनका प्रकाशन बाद में है निकोलो मैकियावेली की मृत्यु के बाद। अब इन पुस्तकों में क्या है, इन्हें विशेष करके हम इन दो पुस्तकों की चर्चा करेंगे, एक द प्रिंस और दूसरी है डिस्कोर्स ऑन लीवीज। अब इन पुस्तकों की चर्चा करने से पहले हमें यह देखना होगा कि ये पुस्तकें तभी समझ में आएगी, इनकी चर्चा तभी सार्थक होगी, जब इससे पहले मैं आपको मानव चरित्र के बारे में बताऊं। निकोलो मैकियावेली में मानव चरित्र का जो वर्णन किया है, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक इसकी बुक्स की जो थीम है और विचार है वो भी समझ में नहीं आएंगे। तो पहले हम मानव चरित्र की चर्चा कर लेते हैं, फिर इनकी बुक्स और उसमें संबंधित जो मैटर है उस पर बात करना हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम अब चर्चा करते हैं मानव चरित्र की। मानव चरित्र के बारे में मैकियावेली की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सार्वभौमिक अहमवाद की अवधारणा, यूनिवर्सल इगोइज्म। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति होता है, यानी मानव है, मानव मूलतः स्वार्थी होता है, दुष्ट होता है, शक्ति प्रेमी होता है, अहमवादी होता है, उसमें ईगो बहुत ज्यादा होता है। तो कुल मिला के निकोलो मैकियावेली है, वो अपनी सार्वभौमिक अहमवाद की जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, उसमें व्यक्ति को बुरा, वो व्यक्ति को दुष्ट, शक्ति प्रेमी बताता है। वो कहता है कि एक व्यक्ति, उसका स्वभाव हमेशा परिवर्तनहीन होता है, चेंजलेस होता है। परिवर्तनहीन स्वभाव होता है, यानी अनिवार्यतः वो व्यक्ति बुरा होता है। कि आप सामान्य तौर पे देखेंगे, मैकियावेली कह रहा है, तो हर एक व्यक्ति आपको बुरा मिलेगा, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो चेंजलेस होता है। इसकी पुस्तक चाहे प्रिंस हो उसमें भी, और इसकी पुस्तक चाहे लीवी हो, इन दोनों में ऐसी बातें बोलता है कि व्यक्ति चेंजलेस है, व्यक्ति में एक ही मुख्य चीज है और वो है अडिग स्वार्थ, यानी वो पूर्णतः स्वार्थी होता है, उसमें इगोइज्म भरा होता है। दूसरा कि व्यक्ति हमेशा ही सुरक्षा चाहता है, व्यक्ति की मूल इच्छा है कि वो सुरक्षित रहे।
जब व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है तब फिर वो शक्ति चाहता है। पहले सुरक्षा चाहेगा, फिर जब उसको लगा कि वो सुरक्षित हो गया तो फिर वो शक्ति से प्रेम करने लगता है। और जब वो शक्ति प्राप्त कर लेता है तो फिर वो दूसरों के ऊपर अपना रोब जमाने की कोशिश करता है, दूसरों को अपने अधीन लाने की कोशिश करता है, दूसरों पे शक्ति प्रयोग की कोशिश करता है। तो ये दुनिया है क्या? ये दुनिया उन लोगों से बनी है। निकोलो मैकियावेली कहता है कि एक वो है जो दूसरों पे रोब जमाना चाहते हैं, दूसरों पे अपने हित थोपना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो है कि जो इस रोब से बचना चाहते हैं। तो दुनिया ऐसी दो प्रकार के लोगों से बनी हुई है। निकोलो मैकियावेली कहता है कि मानव का चरित्र वैसा नहीं है, हालांकि ये अपन चर्चा कर रहे हैं, जैसा वर्णन किया है प्लेटो ने और जैसा वर्णन किया है अरस्तु ने। प्लेटो और अरस्तु कहते हैं कि मानव नैतिक होता है, मानव मूलतः अच्छा होता है, मानव में जैविक अन्योन्याश्रितता पाई जाती है, ऑर्गेनिक इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। प्लेटो और अरस्तु कहते हैं कि मानव में जैविक अन्योन्याश्रितता पाई जाती है। अभी चर्चा करते हैं ये क्या है। ऑर्गेनिक इंटरडिपेंडेंसी। ऑर्गेनिक इंटरप्रिटेशन, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे हम अरस्तु को पढ़ते हैं, अरस्तु कहता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी, एक राजनीतिक प्राणी है। वो समाज के बगैर रह नहीं सकता, वो राज्य के बगैर रह नहीं सकता, वो किसी संगठन के बगैर रह नहीं सकता। वो इसी संगठन निर्माण के तहत परिवार बनाता है, फिर गांव बनाता है और फिर राज्य बनाता है। तो हर एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से जुड़ के रहता है। यह है जैविक अन्योन्याश्रितता, यानी हर एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम करने वाला होता है, सौहार्दपूर्ण संबंधों वाला होता है, अच्छा होता है, नैतिक होता है। निकोलो मैकियावेली कहता है नहीं, आदमी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। व्यक्ति का जो संचालन है या व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है वो नैतिक नहीं होती। व्यक्ति पैशन से चलता है, जुनून से चलता है, नैतिक तर्क से नहीं चलता। निकोलो मैकियावेली नैतिक तर्क के बजाय, जहां प्लेटो और अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति नैतिक तर्क से चलता है, नैतिक तर्क यानी वो अच्छा और बुरा क्या है ये पहले तर्क से डिसाइड करता है, फिर उसके अनुसार अपना व्यवहार करता है। यानी व्यक्ति अच्छा होता है, उसको पता है कि मैं अच्छा रहूंगा तो बाकी भी अच्छे रहेंगे, तो समाज में शांति रहेगी। तो प्लेटो और अरस्तु तो ये कहते हैं कि व्यक्ति नैतिक तर्क के अकॉर्डिंग चलता है। मैकियावेली कहता है नहीं, व्यक्ति नैतिक तर्क से नहीं चलता, व्यक्ति जुनून से चलता है, व्यक्ति पैशन से चलता है, जुनून होता है उसके अंदर। तब निकोलो मैकियावेली कहता है कि एक व्यक्ति में 4 प्रकार के जुनून होते हैं, यानी एक व्यक्ति 4 जुनूनों से चलता है। एक व्यक्ति प्रेम से चलता है, लव, भय, घृणा और अवमानना। ये 4 ऐसे, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से 4 जुनून है निकोलो मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, जिनके अनुसार वो अपना व्यवहार करता है। प्रेम, भय, घृणा और अवमानना। व्यक्ति या तो प्रेम से संचालित होता है, या वो जो भी गतिविधियां करता है वो भय की वजह से करता है, या वो घृणा करता है, या वो किसी की अवमानना करता है। तब मैकियावेली एक बड़ी जोरदार बात बोलता है कि अगर एक राजा को, एक प्रिंस को अच्छी तरह से शासन संचालन करना है तो उसको ध्यान देना होगा कि वो प्रेम और भय के अकॉर्डिंग, कि वो प्रेम और भय के अकॉर्डिंग शासन का संचालन करे, जनता उससे प्रेम करे और जनता उससे भयभीत हो। ये 2 भाव जरूरी होते हैं एक प्रिंस के अंदर। बस प्रिंस ये ध्यान रखे कि जनता उससे घृणा नहीं करे और उसकी अवमानना नहीं करे।
तो ये 4 जुनून है जो एक मानव के स्वभाव का, मानव चरित्र का निश्चय करते हैं कि आदमी बुरा क्यों होता है, कैसा होता है। ये सारी चीजें हैं जो मानव का संचालन करती है। मानव नैतिक तर्क से नहीं बल्कि जुनून से चलता है। फिर निकोलो मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति से बड़ा प्रेम करता है और उसकी सुरक्षा चाहता है, और उस सुरक्षा के लिए वो फिर शक्ति चाहता है। तो व्यक्ति संपत्ति प्रेमी होता है, उस संपत्ति के लिए सुरक्षा चाहता है, और जब सुरक्षा मिल जाती है फिर वो शक्ति चाहता है। तो व्यक्ति अपने जीवन से और संपत्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तब निकोलो मैकियावेली कहता है कि एक राजा को कभी भी 2 मुद्दों के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निकोलो मैकियावेली का यह कहना है कि एक राजा को कभी 2 मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक है संपत्ति, एक प्रिंस को किसी भी नागरिक की संपत्ति के और किसी भी नागरिक की नारी, इनके हाथ नहीं लगाना चाहिए, इनको नहीं छूना चाहिए। बड़ी जोरदार बात बोलता है निकोलो मैकियावेली कि एक व्यक्ति अपने पिता के मृत्यु को भूल सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी के पिता की मौत, किसी के पिता को मार दिया है, तो वो व्यक्ति उसको माफ कर देगा, उस हत्यारे को माफ कर देगा जिसने उसको पिता को मारा है। लेकिन उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा जिसने उसकी संपत्ति का हरण किया है। तो व्यक्ति अपने पति के हत्यारे को माफ कर सकता है, संपत्ति हरणकर्ता को कभी भी माफ नहीं करता। निकोलो मैकियावेली एक और बड़ी जोरदार बात बोलता है कि मानव चरित्र है, ये कभी भी वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता, ये हमेशा ही भूतकाल की पूजा करता है। देखिए कितनी जोरदार बात कह रहा है कि व्यक्ति भूतकाल की पूजा करता है, वर्तमान से असंतुष्ट रहता है और भविष्य के प्रति आशावान होता है। यह है व्यक्ति की प्रवृत्ति कि व्यक्ति कभी भी वर्तमान व्यवस्था कितनी अच्छी हो, चाहे राम राज्य क्यों न हो, व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं होता। हमेशा यह कहता है कि पहले का काल था वो ज्यादा अच्छा था। हम भारतीय भी ऐसी चर्चाएं करते हैं। हम कहते हैं कि पहले का युग सतयुग था। अब किसने देखा है? पिछले लगभग 1500 साल से तो हमने सतयुग नहीं देखा, और मुझे लगता है उससे पहले भी सतयुग नहीं था। मैं तो कहता हूं सतयुग अब आया जब लोकतंत्र आया, सारे लोग समान हो गए हैं। इस देश में दलितों की, आदिवासियों की और किसानों की हालत तो शुरू से ही पतली है। तो कब था सतयुग? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, अब जरूर है, जब लोकतंत्र आ गया तब हम कह सकते हैं सतयुग है। सारे लोग समान हैं, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, प्रतिभा के अकॉर्डिंग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, तो अपन सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। खैर, लेकिन नहीं, हमें तो वापस किसकी पूजा करनी है? भूतकाल की पूजा करनी है। तो निकोलो मैकियावेली ने वास्तव में इस चरित्र को पहचाना है जो मानव का होता है कि भूतकाल की पूजा करते हैं, वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं और भविष्य के प्रति ये आशावान होते हैं। निकोलो मैकियावेली एक और कहता है कि व्यक्ति अपराधी क्यों होता है, कि व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है, व्यक्ति बुरा क्यों होता है, इसकी चर्चा करें। तो मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति बुरा इसलिए होता है क्योंकि उसकी इच्छाएं अपरिमित होती है, अपरिमित इच्छाएं। इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति की इच्छाओं का अंत नहीं होता, और यही अपरिमित इच्छाएं, इसकी बढ़ी हुई इच्छाएं उसको अपराध करने के लिए, बुरा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी इच्छाएं होती है जो व्यक्ति को बुरा बनने के लिए प्रेरित करती है। अब यह था इसका सार्वभौमिक अहमवाद, यानी व्यक्ति स्वार्थी होता है, अहम होता है, अहंकारी होता है, घमंडी होता है, शक्ति प्रेमी होता है। मानव चरित्र का ऐसा वर्णन करता है निकोलो मैकियावेली जो बिल्कुल उल्टा है अरस्तु और प्लेटो के द्वारा किए गए मानव चरित्र के वर्णन का। प्रिंस में भी ये लिखता है कि आप अगर सामान्य तौर पे देखें तो सारे लोग बुरे होते हैं, कृतघ्न होते हैं, धोखेबाज होते हैं, चालाक होते हैं। और ऐसे ही बात वो लीवी के अंदर बोलता है
कि आदमी का जो स्वभाव होता है वो चेंजलेस है। मौका मिलते ही और आदमी गड़बड़ करे बगैर मानता ही नहीं है, लिवी के अंदर ये लिखता है वो। तो दोनों पुस्तकों में वो कहता है कि आदमी का मूल स्वभाव होता है वो बुरा होता है। चलिए, हाँ बदलाव हो सकता है स्वभाव में, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मूल रूप से वो बुरा होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, प्लेटो और अरस्तु का मानव चरित्र का वर्णन या मैकियावेली का थोड़ा सा आप समझ जाएं। क्वेश्चन यह आ सकता है कि सार्वभौमिक अहमवाद कि व्यक्ति शक्ति प्रेमी होता है, वो एक दूसरे से घृणा करने वाले होते हैं, वो झूठे होते हैं, कृतघ्न होते हैं, चालाक होते हैं, धोखेबाज होते हैं, ये कहना है निकोलो मैकियावेली का। कौन कहते हैं कि व्यक्ति नैतिक तर्क के नहीं बल्कि जुनून के अकॉर्डिंग कार्य करता है। फिर ये जुनून कितने प्रकार के हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। ऐसे करके और निकोलो मैकियावेली के मानव चरित्र के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ कर देता है, लेकिन जिसने संपत्ति हरण किया उसको माफ नहीं करता। तो ये हमने निकोलो मैकियावेली की सार्वभौमिक अहमवाद की संकल्पना की। अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसकी दोनों पुस्तकों के ऊपर चर्चा करना। अब अपन दो बुक्स के ऊपर चर्चा करते हैं निकोलो मैकियावेली की। एक है द प्रिंस और दूसरी है डिस्कोर्स ऑन लीवी। डिस्कोर्स ऑन लीवीज। ये दोनों पुस्तकें मूल रूप से दो विभिन्न शासन प्रणालियों का वर्णन और समर्थन करती है। ये जो दो प्रिंस है, ये प्रिंस मैकियावेली ने लिखी थी। तात्कालिक जो शासक था उसका मेडिची, लोरेंजो द मेडिची। इस मेडिची को खुश करने के लिए लिखी थी। देखिए, कोई भी पुस्तक लिखी जाती है तो आप देखते हैं कि वो, जैसे मैंने लिखी तो वो मैंने कहा कि ये मेरे माता पिता को समर्पित है। तो ये पुस्तक है, ये मेडिची को समर्पित है, द प्रिंस। कुल मिला के प्रिंस मैकियावेली ने इसलिए लिखी थी ताकि उस मेडिची को खुश कर सके, और जो उसका राजनीतिक सत्ता से निर्वासन कर दिया गया था, हटा दिया गया था मैकियावेली को उसके पद से, और मैकियावेली का जीवन बुरा हो गया था, उस जीवन को ज्यादा अच्छा करने के लिए, वापिस से मुख्य भूमिका में आने के लिए और सत्ता सूत्रों के नजदीक आने के लिए मैकियावेली ने पुस्तक लिखी थी और मेडिची को समर्पित थी। उसकी इच्छा यह थी कि प्रिंस पढ़ने के बाद मेडिची प्रभावित होगा और मेडिची फिर मेरा जो स्वप्न है इटली के एकीकरण का, उसको मेडिची पूर्ण करेगा। लेकिन मैकियावेली की दोनों इच्छाएं पूरी नहीं हुई। मेडिची ने भले ही उसको माफ कर दिया मैकियावेली को उसके कामों के लिए जिस वजह से उसको हटाया गया था उसके पद से, लेकिन उसको वापस मुख्य भूमिका में नहीं आने दिया, दोबारा उसको डिप्लोमेट की भूमिका में नहीं आने दिया मेडिची ने। दूसरा, मेडिची इटली का एकीकरण भी नहीं कर पाया। तो जिसकी प्रशंसा में या जिसके को समर्पित की गई थी ये पुस्तक, उस मेडिची ने निराश किया मैकियावेली को, नंबर एक। दूसरा, ये जो प्रिंस है इसमें जो मैकियावेली का आदर्श शासक है वो फ्रांस का शासक है सीजर बोर्जिया। वो कहता है कि अगर शासक हो तो सीजर बोर्जिया जैसा हो। तो उसका जो आदर्श शासक है, प्रिंस का जो आदर्श शासक है जिसके चारों ओर प्रिंस लिखी गई है, वो है सीजर बोर्जिया। द प्रिंस में मैकियावेली कहता है कि आदमी मूलतः बुरा होता है, सार्वभौमिक अहमवाद उसकी कंसेप्ट है इसके अंदर। व्यक्ति झगड़ालू होता है, शक्ति प्रेमी होता है। तो व्यक्ति को चलाने के लिए एक राजा को प्रेम और भय, इन दो चीजों का सहारा लेना चाहिए। प्रिंस में यह कहा गया है कि ये तात्कालिक इटली के समाज का वर्णन करती है कि इटली के लोग हैं वो मूलतः बुरे हैं, झगड़ालू हैं, दम्भी हैं, धोखेबाज हैं,
तो ये इटली के तात्कालिक समाज का वर्णन करता है। तो ऐसे समाज को अगर नियंत्रित करना है तो प्रिंस को निरंकुश होना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रिंस कमजोर होगा तो ये जो कर्तगन झूठे और धोखेबाज लोग हैं ये उसके राज को पलट देंगे या उसके राज को समाप्त कर देंगे, या वो अच्छी तरह से राज्य संचालन नहीं कर पाएगा। तो द प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र का वर्णन है। इस प्रिंस में इटली का समाज और वहां के नागरिकों का नकारात्मक चरित्र चित्रण है, नकारात्मक, नेगेटिव थ्योरी है। अब चलते हैं कि डिस्कोर्स ऑन लीवी में क्या है। डिस्कोर्स ऑन लीवी है, ये तत्काल नहीं, पुराने रोमन साम्राज्य है। देखिए, जब प्लेटो, अरस्तु ये लोग थे उस समय नगर राज्य थे। बाद में इन नगर राज्यों को जीतकर और रोमनों ने एक रोमन साम्राज्य का निर्माण किया था। लगभग ईसा से 101 साल पहले, उसके 300-400 बाद तक रोमन साम्राज्य का काल था। तो डिस्कोर्स ऑन लीव में रोमन साम्राज्य का वर्णन है। रोमन साम्राज्य के जो लोगों का चरित्र है वो सकारात्मक है। तो मैकियावेली कहता है कि जहां के लोगों का चरित्र अच्छा होता है, जहां के लोग सद्गुणी होते हैं, नैतिक होते हैं, वहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि रोमन था, ये गणतंत्र था, इसलिए रोमन साम्राज्य, रोमन गणतंत्र बोलते हैं इसको। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि डिस्कोर्स ऑन लीवी में कौन सी शासन व्यवस्था का समर्थन है? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन है। तो इसके लिए आदर्श गणतंत्र कौन सा था? तो मैकियावेली के लिए, क्योंकि मैकियावेली इटली का, इटली की राजधानी रोम, इसी से रोमन गणतंत्र बना था, तो उसके लिए आदर्श है रोमन गणतंत्र, कि गणतंत्र हो तो रोम जैसा। ये कहता है कि प्रिंस में ये लिखता है कि एक राज्य और एक राजा, यानी प्रिंस का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सुरक्षा। ये इसके पूरा जो राज्य की सुरक्षा के ऊपर है। इसमें ये लिखता है कि एक राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्तियों की आजादी और उनके अधिकार। यानी उल्टी बातें, ये सुरक्षात्मक राज्य है, ये आजादी और अधिकार देने वाला राज्य है। डिस्कोर्स ऑन लीव में जो गणतंत्रात्मक राज्य है वो ऐसा राज्य है। ये बड़ी जोरदार बात बोलता है कि ये राज्य है, ये स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र राज्य। इसको डिस्कोर्स ऑन लीव में गणतंत्रात्मक राज्य को वो स्वतंत्र राज्य बोलते हैं, जहां लोग अच्छे होते हैं, चरित्रवान होते हैं, नैतिक तर्क के आधार पर काम करते हैं, सद्भावनापूर्ण रहते हैं, तो उसको वो स्वतंत्र राज्य कहता है। जहां लोग कानूनों का पालन सब इच्छा से करते हैं, यानी वो सब इच्छा से पालन करते हैं। द प्रिंस का जो राज्य है उसके लिए मैकियावेली ये कहता है कि ये परतंत्र है राज्य। प्रिंस के राज्य को, यानी निरंकुश राजतंत्र को वो परतंत्र व्यवस्था बोलता है, क्योंकि यहां लोग जो कानून का पालन करते हैं वो स्वेच्छा से नहीं करते, बल्कि राजा के डंडे के भय की वजह से करते हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने कानूनों का पालन नहीं किया तो राजा के द्वारा वो मारे जाएंगे। तो यहां परतंत्र है, क्योंकि लोग स्वतंत्रता पूर्वक कानूनों का पालन स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौत के भय से, दंड के भय से कानूनों का पालन करें। तो ऐसी व्यवस्था को वो परतंत्र व्यवस्था बोलता है। तो ये हमने मुद्दे की चर्चा की। डिस्कोर्स ऑन लीवी से हमें एक चीज प्रकट करती है कि ये उसकी आदर्श व्यवस्था है। यानी मैकियावेली जो वास्तव में चाहता है कि कैसा हो, तो वो चाहता है कि राज्य गणतंत्रात्मक हो। इसलिए हम कहते हैं कि निकोलो मैकियावेली है वो नागरिक गणतंत्रवाद का समर्थक है। और ये नागरिक गणतंत्रवाद, जहां नागरिक अपने राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी किया करते थे, सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी किया करते थे, कॉमन गुड के बारे में सोचा करते थे, सर्व कल्याण के बारे में सोचा करते थे, और ये रोम में ऐसा ही पाया जाता था। तो ये नागरिक गणतंत्रवाद का समर्थक है मूलतः। लेकिन चूंकि ऐसे लोग हैं नहीं, इसलिए वो मजबूरी में कहता है कि बुरे लोगों के लिए फिर निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए। गणतंत्रवाद के समर्थक में एक और चीज बोलता है जोरदार मैकियावेली। मैकियावेली ये कहता है
कि एक प्रिंस की बजाय जनता अच्छे मजिस्ट्रेट का चुनाव करती है। यानी मैकियावेली ये कहता है कि जनता का शासन है या जनता की आवाज है वो ईश्वर की आवाज है। बड़ी जोरदार बात बोलता है मैकियावेली। कहां तो वो प्रिंस के अंदर निरंकुश राजतंत्र की बात कर रहा है और कहां वो लीवी में कहता है कि जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है। और ये जनता प्रिंस की बजाय मजिस्ट्रेटों का जो चयन करती है वो ज्यादा समझदारी से करती है। तो ये हमने इसकी दो पुस्तकों की चर्चा की। अब मैं दो विचारकों के साथ, एक जो मैकियावेली से पहले हो चुका है और एक जो मैकियावेली के बाद हुआ, इनका मैकियावेली के साथ थोड़ा सा संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक विचारक है अरस्तु। अरस्तु ने किया है संविधानों का वर्गीकरण, संविधान वर्गीकरण। अरस्तु ने किया है संविधान चक्र। अभी चर्चा कर लेंगे संविधान वर्गीकरण क्या है, संविधान चक्र क्या है। अरस्तु ने समर्थन किया है मिश्रित संविधान का। जैसा वर्गीकरण अरस्तु ने किया है कि संविधान है वो मोनार्कियल होता है, वो टायरेनी होता है, वो एरिस्टोक्रेसी होता है, वो ओलिगार्की होता है, वो पॉलिटी होता है, वो डेमोक्रेसी होता है। ऐसे ही कुछ वर्गीकरण मैकियावेली ने भी किया है। इस वर्गीकरण के अलावा मैकियावेली भी अरस्तु की तरह यह मानता है कि कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर नहीं होती, शासन व्यवस्थाएं बदलती रहती है। कभी राजतंत्र आ जाता है, कभी कुलीन तंत्र आ जाता है, कभी गणतंत्र आ जाता है और व्यवस्थाएं इसी प्रकार बदलती रहती है। कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं है, परिवर्तन असंभावी है, जरूरी है, परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरा वो कहता है कि सबसे जो अच्छा संविधान होता है वो होता है मिश्रित संविधान, और खुद मैकियावेली भी कहता है मिश्रित संविधान सबसे अच्छा होता है। तो ये हमने थोड़ी सी तुलना की अरस्तु के मैकियावेली के साथ। अब एक और विचारक हैं, नव मार्क्सवादी विचारक हैं ग्रामशी। ग्रामशी इटली के रहने वाले हैं, वैसे ही जैसे मैकियावेली भी इटली का रहने वाला है, लेकिन दोनों के मध्य पूरे 400 साल का फर्क है। ग्रामशी जो कि नव मार्क्सवादी विचारक है, इसने एक पुस्तक लिखी मॉडर्न प्रिंस। देखिए, प्रिंस रचना है द प्रिंस मैकियावेली की है और मॉडर्न प्रिंस ग्रामशी की है। ग्रामशी खुद मैकियावेली के प्रिंस की प्रशंसा करता है और कहता है कि एक जीवित रचना है, ये एक मिथक का निर्माण करती है जिसमें राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विचारधाराएं दोनों समाहित है जिसके अंदर। तो वो प्रिंस को मिथ बोलता है, एक ऐसा मिथ जो लोगों की जबान पे चढ़ा हुआ है, एक ऐसा मिथ जिसको आप सत्य के तौर पे भी मानते हैं, और ये एक जीवित रचना है जो ये प्रत्येक व्यक्ति को वैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। एक जीवित रचना है, उसी से प्रेरित होकर ये मॉडर्न प्रिंस लिखता है ग्रामशी। लेकिन मॉडर्न प्रिंस की तरह एक व्यक्ति नहीं है, एक निरंकुश शासक नहीं है, बल्कि मॉडर्न प्रिंस है एक राजनीतिक दल। ग्रामशी कहता है कि वर्तमान में इटली का जो साम्यवादी दल है वो है मॉडर्न प्रिंस, और ये उद्धार करेगा इटली का, जैसा कि मैकियावेली प्रिंस से उम्मीद किया करता था कि वो इटली का उद्धार करेगा। वैसे ही मॉडर्न प्रिंस यानी साम्यवादी दल है, ये इटली का उद्धार करेगा और सर्वहारा के शासन की स्थापना करेगा। तो हमने दो व्यक्तियों की, दो विचारकों की मैकियावेली के साथ तुलना की, एक अरस्तु की और दूसरी ग्रामशी की, और हमने ग्रामशी की पुस्तक देखी मॉडर्न प्रिंस। मॉडर्न प्रिंस एक साम्यवादी दल है जिसको ग्रामशी मॉडर्न प्रिंस बोलता है, साम्यवादी दल को। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इन पुस्तकों की आपसी चर्चा के बाद अब अपन मैकियावेली के राजनीतिक विचार देखते हैं।
कि इसके पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे, राजनीति विचार क्या थे, राजनीति के संबंध में इसके विचार क्या थे। अब हम 4 तरीकों से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम मैकियावेली के जो विचार समझेंगे, पहला हम करेंगे नरासव की अवधारणा, फिर हम इसका धर्म के संदर्भ में मैकियावेली का क्या कहना है उसकी चर्चा करेंगे, नैतिकता के संबंध में मैकियावेली का क्या कहना है उसकी चर्चा करेंगे, और फिर हम चर्चा करेंगे इसका विवर्धन का सिद्धांत। इन 4 चीजों की हम चर्चा करेंगे। यहां से शुरुआत करते हैं नरासव की अवधारणा। देखिए, नर प्लस असव, आधा आदमी आधा मनुष्य। चलिए इसको और देखते हैं, चिरोन और सेंटोर की अवधारणा और समझते हैं, लोमड़ी व शेर की अवधारणा। एक प्रिंस को अगर अच्छी तरह से शासन का संचालन करना है तो उसमें शेर और लोमड़ी दोनों वाले गुण होने चाहिए। शेर की विशेषता यह होती है कि यह विपरीत परिस्थितियों में कभी भी घबराता नहीं है। तो एक प्रिंस को प्रत्येक विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, वो सुदृढ़ होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरा, जैसे लोमड़ी अपने मंतव्यों का पता नहीं चलने देती, छद्म आवरण ओढ़ाए रखती है, झूठे आवरण रखती है अपने उद्देश्यों के ऊपर, मीठा बोलती है लेकिन मन ही मन में उसकी कुटिलता होती है। तो एक प्रिंस को चिरोन और सेंटोर, चिरोन का तात्पर्य है बुद्धि बल और सेंटोर का तात्पर्य है शारीरिक बल। लोमड़ी में बुद्धि बल होता है और शेर में शारीरिक बल होता है। तो एक राजा में बुद्धि बल और शारीरिक बल दोनों होने चाहिए, वो ही प्रिंस सफल हो सकता है। फिर ये कहता है कि जो प्रिंस है यानी ऐसा ही उसमें सारे गुण होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, वो कुटिल भी होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए और शक्तिशाली भी होना चाहिए। एक प्रिंस को दंड भी देना हो तो दूसरों से दिलाना चाहिए और पुरस्कार देना हो तो खुद देना चाहिए, क्योंकि कल को दंड गलत हो गया, लोगों ने विरोध किया तो प्रिंस वापिस हट जाएगा, मैंने नहीं दिया था, फलां व्यक्ति ने दंड दिया था, ये गलती है, अपन उसको दंडित करेंगे, ऐसा करके वो निकल लेता है। लेकिन जब पुरस्कार देने की बात आती है तो प्रिंस को खुद पुरस्कार देना चाहिए। मैकियावेली बड़ी जोरदार बातें कहता है। फिर वो कहता है कि एक शासक को जो झूठ बोलनी चाहिए वो हमेशा बड़ी झूठ बोलनी चाहिए, छोटी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि छोटी झूठ तो जनता हमेशा ही बोलती है, तो उसको हमेशा बड़ी झूठ बोलनी चाहिए जिसको जनता पचा ही नहीं पाए। वर्तमान में अपने देश में भी चर्चाएं चलती, कहती है कि 15-15 लाख की झूठें बोली गई, तो ऐसी बड़ी झूठ बोलो जिसको जनता पचा ही नहीं पाए। फिर वो कहता है कि एक शासक को अगर हिंसा भी करनी हो तो छोटी छोटी हिंसा की बार एक बार व्यापक हिंसा कर देनी चाहिए, ताकि फिर सदियों तक या जब तक वो राजा है तब तक उसकी हिंसा की लोगों के मन में एक छवि बनी रहती है और लोग उसके खिलाफ फिर बोलते नहीं है। तो हिंसा भी एकदम करनी चाहिए, टुकड़ों टुकड़ों में हिंसा नहीं करनी चाहिए, व्यापक हिंसा कर दो, एकदम कर दो, उसके बाद लंबे समय तक शांति रहती है। एक शासक को अपनी जनता के मध्य भय व प्रेम, इन दोनों को बराबर बनाए रखना चाहिए। जनता अपने शासक से प्रेम भी करे और अपने शासक से भयभीत भी हो, ये 2 गुण होने चाहिए उसके अंदर। तो ये है नरासव की अवधारणा कि एक राजा को, एक प्रिंस को होना कैसे चाहिए। वो नैतिकता युक्त हो, लेकिन वो नैतिकता सिर्फ आवरण हो, वो सद्बुद्धि वाला हो, बुद्धिवान भी हो। फिर है धर्म के बारे में। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो मैकियावेली था वो धर्म विरोधी था। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। एक है प्रोफेसर डर्निंग। प्रोफेसर डर्निंग ये कहते हैं कि मैकियावेली धर्म और नैतिकता के प्रति उदासीन था, वो धर्म और नैतिकता का विरोधी नहीं था। ये कहते हैं वो धर्म और नैतिकता के प्रति उदासीन था, न कि वो धर्म और नैतिकता का विरोधी था।
देखिए, धर्म के मामले में मैकियावेली के जो विचार हैं वो बड़े उपयोगितावादी हैं। उपयोगितावादी मीन्स धर्म अगर उपयोगी है तो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली कहा करता था कि धर्म एक साधन है जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो धर्म साध्य नहीं है बल्कि धर्म एक साधन है। धर्म कैसा साधन है? मैकियावेली बड़ी जोरदार बात बोलता है कि एक व्यक्ति से नहीं डरता, वो देवताओं से ज्यादा डरता है। तो अगर व्यक्ति को अनुशासन में रखना है, अगर प्रिंस ये चाहता है कि उसकी जनता अनुशासन में रहे, तो उनके मध्य देवताओं का, धर्म का और पाप का भय उनके मन में बिठाना होगा। तब मैकियावेली एक बड़ी जोरदार बात बोलता है कि जिस देश में या जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते, वो देश विनाश के पथ पर अग्रसर होता है। देखिए, बड़ी मजेदार बात बोलता है कि जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते, उस देश का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। तो ईश्वर से डरते हैं जब लोग, तो वो फिर क्या करते हैं? पाप हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, इन चक्रों में पड़े रहते हैं और कभी भी गलत काम नहीं करते और अनुशासित रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है उस देश में। और जिस दिन ईश्वर का भय समाप्त हो गया, उस दिन विनाश हो जाता है। क्योंकि वो कहते हैं हमें कोई दंडित करने वाला है नहीं, लोक इहलोक परलोक तो है नहीं, जो करना है वो मस्ती मारो, कुछ भी करो, कोई दंडित करने वाला नहीं है। तो लोग एक राजा की बजाय ईश्वर से ज्यादा डरते हैं। वो धर्म से ज्यादा डरते हैं, पाप से ज्यादा डरते हैं, देवताओं से ज्यादा डरते हैं, अदृश्य शक्तियों से ज्यादा डरते हैं, इहलोक की बजाय परलोक की शक्तियों से ज्यादा डरते हैं वो कहता है कि धर्म होना चाहिए किसी देश के अंदर, लेकिन धर्म साध्य नहीं है बल्कि धर्म एक साधन है। एक अच्छे राजा को धर्म का सहारा लेके और जनता को डरा के रखना चाहिए और जनता पे नियंत्रण रखना चाहिए। खैर, वर्तमान भारतीय शासकों के कुछ ऐसे ही प्रयास हैं। फिर आ गई नैतिकता। बड़ी जोरदार बात बोलता है मैकियावेली कि नैतिकता दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। प्राइवेट का तात्पर्य है और पब्लिक का तात्पर्य है कि नैतिकता हाथी के दांत की तरह होती है। हाथी का दांत दिखाने का और होता है और खाने का और होता है। एक राजा को अपने निजी जीवन में नैतिकता और अनैतिकता से ऊपर होना चाहिए। ये नैतिकता अनैतिकता के जो विचार है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या आदर है, क्या अनादर है, किससे स्वर्ग मिलेगा, किससे नरक मिलेगा, ये सारी बातें एक साधारण आदमी के लिए होती है। राजा के लिए ये बातें महत्वपूर्ण नहीं होती। राजा इन चीजों से ऊपर उठा होता है। तो ये है प्राइवेट मोरालिटी। अब आ गया पब्लिक मोरालिटी। हाँ, पब्लिकली उस व्यक्ति को, उस राजा को जनता की नजर में पूर्ण नैतिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। नहीं सर, हेलो। तो नैतिकता को दो प्रकार का बताया, प्राइवेट और पब्लिक। अपने निजी जीवन में नैतिकता से ऊपर उठा हुआ और पब्लिकली नैतिक होना चाहिए। जनता की नजर में उसे देवता के तुल्य होना चाहिए, देवता की नजर में उसे अच्छा होना चाहिए, देवता की नजर में उसे ईश्वर का आदमी होना चाहिए, लेकिन अपने निजी जीवन में इन चीजों से ऊपर होना चाहिए। तब मैकियावेली कहता है कि एक प्रिंस कानूनों से भी ऊपर होता है और एक प्रिंस नैतिकता से भी ऊपर उठा होता है। अब अपन चलते हैं विवर्धन का सिद्धांत। विवर्धन का तात्पर्य क्या? देख, कई बार सीधा आ जाता है विवर्धन का सिद्धांत। इसका तात्पर्य आप ये कह सकते हैं साम्राज्यवाद, आप इसे कह सकते हैं विस्तारवाद, आप इसे कह सकते हैं शक्ति प्रेम। विवर्धन प्लेटो अपनी पुस्तक प्रिंस में भी और लीवी में भी यह कहता है कि राज्य को हमेशा ही अपना विस्तार करना चाहिए। विवर्धन का मतलब है विस्तार, अपनी शक्ति का विस्तार, अपनी भूमि का विस्तार करते रहना चाहिए। यानी वो युद्ध का समर्थन करता है मैकियावेली।
मैकियावली कहता भी है कि राज्य ना दो प्रकार के होते हैं, एक स्वस्थ राज्य है और एक अस्वस्थ राज्य है। एक होता है अस्वस्थ राज्य और एक होता है स्वस्थ राज्य। जो राज्य अपना विस्तार करता रहता है वो स्वस्थ होता है, और जो राज्य अपना विस्तार नहीं करता, युद्ध नहीं करता, वो अस्वस्थ होता है। हम भी जानते हैं कि ठहरा हुआ पानी है वो बदबू मारने लगता है। अगर राज्य अपनी शक्ति से संतुष्ट हो गया तो बहुत लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि दूसरा राज्य उससे ज्यादा शक्तिशाली होकर उसको समाप्त कर देगा। तो किसी भी राज्य का जो और प्रिंस का और राजा का मूल उद्देश्य होता है वो शक्ति प्राप्त करना, शक्ति का विस्तार करना, ये होता है, और खुद की रक्षा करना। तो शक्ति विस्तार अत्यंत आवश्यक है। भारत के साथ दिक्कत क्या हुई? भारत में जब जब पीक पे पहुंची कोई चीज तो राजा की जो शक्ति विस्तार की इच्छा थी खत्म हो गई। जैसे अशोक की खत्म हो गई, और अशोक महान ने किया क्या कि अहिंसा का वर्णन कर लिया। अहिंसा का वर्णन करते हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। तो शक्ति से प्रेम करें, राज्य का विस्तार करते रहें। अब अपने कौटिल्य के विजिगीषु के पास चलते हैं। विजिगीषु ऐसा ही तो है, एक सबके मध्य का ऐसा राजा जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो ऐसा है, ये है विस्तार का सिद्धांत। मैकियावली खुद भी कहते, मैकियावली क्यों, मैकियावली के बाद का वहां एक उसके चरण पदचिन्हों पे चलने वाला एक और शासक है, मुसोलिनी। मुसोलिनी को अपन तब पढ़ते हैं जब अपन सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं। इटली का तानाशाह 1923 में बना था, इसीलिए ग्रामसी को बाद में जेल में डाल दिया था। मुसोलिनी कहता है कि या तो इटली का विनाश होगा या इटली का विस्तार होगा, ये युद्ध तो करेगा इटली, पक्का है। तो कुल मिला के ऐसी बातें मैकियावली कहता है। मैकियावली भी युद्ध प्रेमी है, शक्ति प्रेमी है, साम्राज्यवादी है और विस्तारवादी है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैकियावली यथार्थवादी है। यथार्थवादी वो विचारक होते हैं जो आदर्शवाद की बजाय, अहिंसा की बजाय वो युद्ध, शक्ति और यथार्थ का समर्थन करते हैं। कि आदमी का जो मूल स्वभाव है वो हिंसक है, वो युद्ध प्रेमी है, शक्ति प्रेमी है। तो ये था उसका विवर्धन का सिद्धांत। तो हमने चिरोन, सेंटोर, शेर और लोमड़ी, धर्म, नैतिकता और साम्राज्यवाद के संदर्भ में, युद्ध के संदर्भ में मैकियावली के विचार देखे। अब मैकियावली की जो पुस्तकें हैं उनमें उसका एक विचार बार बार आता है, एक शब्द आता है बार बार, आपको उस शब्द का अर्थ समझना होगा, और वो शब्द है सिविक वर्च्यू, नागरिक सद्गुण। इसकी सभी पुस्तकों में ये नागरिक सद्गुण वाला है, ये केंद्रीय तत्व के रूप में मिलता है। अब हम सिविक वर्च्यू की चर्चा करते हैं। नागरिक सद्गुण, देखिए एक क्वेश्चन ये सीधा ही बनेगा कि नागरिक सद्गुण, देखिए सद्गुण नहीं है, इसके आगे स्पेशल देखिए नागरिक सद्गुण। सिविक वर्च्यू, ये पूरी विचार प्रणाली है मैकियावली की, उसका केंद्रीय तत्व है सिविक वर्च्यू। अब हम देखें कि इसका तात्पर्य क्या है। देखिए हमारे मन में जो सद्गुण की जो परिभाषा है उस परिभाषा को बदलना होगा। जब हम अरस्तु की चर्चा करते हैं, प्लेटो की चर्चा करते हैं, तब भी इस वर्च्यू की चर्चा करते हैं, सद्गुणों की चर्चा करते हैं। देखिए प्लेटो और अरस्तु का जो सद्गुण है, उस सद्गुण का तात्पर्य है नैतिकता, उसका तात्पर्य है अच्छाई, उसका तात्पर्य है भलाई, उसका तात्पर्य है ईमानदारी। लेकिन जिस सिविक वर्च्यू की चर्चा है, ये सिविक वर्च्यू है, सब तो सिर्फ वर्च्यू नहीं है, सिविक वर्च्यू, नागरिक सद्गुण। ये जो नागरिक सद्गुण है मैकियावली का, मैकियावली का जो नागरिक सद्गुण है ये अलग प्रकार का है। ये कहता है कि एक राजा में नागरिक सद्गुण होना चाहिए। इसके तात्पर्य है कि उसमें बुद्धि बल होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, उसमें वीरता होनी चाहिए,
वो नैतिकता से परे हो, येन केन प्रकारेण वाला व्यक्ति जो होता है, उसके जो सारे गुण होते हैं, चिरोन और सेंटोर वाले गुण, ये सारे गुण मिलके और नागरिक सद्गुण का निर्माण करते हैं। ये है नागरिक सद्गुण। शेर वाला क्या गुण है कि नागरिक सद्गुण में शेर का गुण होना चाहिए। शेर की विशेषता यह होती है कि अपने दुश्मनों के ऊपर बड़े तेजी से हमला करता है, बड़ा साहसी होता है और विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं है। लेकिन शेर में एक कमी भी होती है। कमी यह होती है कि शेर में बुद्धि नहीं होती। एक कुटिल जाल में, एक शिकारी के कुटिल जाल में शेर फंस जाता है, तब उसमें एक लोमड़ी वाली कुटिल बुद्धि भी होनी चाहिए। तो लोमड़ी और शेर दोनों वाले गुण जब मिलते हैं तब मिलता है नागरिक सद्गुण, सिविक वर्च्यू। शेर का वर्च्यू, लोमड़ी का वर्च्यू, कुटिलता और साहस दोनों मिलते हैं, चिरोन और सेंटोर दोनों मिलते हैं, बुद्धि बल और शारीरिक बल दोनों मिलते हैं, तब नागरिक सद्गुण का निर्माण होता है। अब ये मैकियावेली कहता है कि जब व्यवस्था में हो प्रिंस के पास, तो ये नागरिक सद्गुण प्रिंस के अंदर पाया जाता है। एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था में नागरिक सद्गुण जनता के पास होता है। एक बड़ी मजेदार बात है कि प्रिंस में यह कहता है कि नागरिक सद्गुण प्रिंस में होना चाहिए, शेर और लोमड़ी की तरह, चिरोन और सेंटोर की तरह होना चाहिए। लेकिन लिवी में कहता है कि यह नागरिक सद्गुण है, ये नागरिकों के पास होता है। रोम के जो नागरिक थे, जो इसकी पुस्तक लिखने से लगभग 1200-1300 साल पहले थे, 1400 साल पहले जो रोमन गणतंत्र था, उस रोमन गणतंत्र के लोगों में नागरिक सद्गुण था, सिविक वर्च्यू था, उनमें बुद्धि बल था, साहस था, सब कुछ था। तो ये हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा की कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विचार है नागरिक सद्गुण का विचार, मैकियावेली का सिविक वर्च्यू। आप इसका ध्यान रखें, सीधा ही आएगा, कई बार मिलान करना आ जाएगा। जैसे मैं ये कहूं गुफा का सिद्धांत किसका है, तो आप फट से कहेंगे तो प्लेटो का है। मैंने आपसे ये कहा कि वैज्ञानिक भौतिकवाद किसका है, तो आपने कहे तो होब्स का है। या मैंने कहा संविधानों का जो चक्र है वो किसका है, तो आपने फट से कहा कि ये तो अरस्तु का है। वैसे आपसे ये कहा गया कि नागरिक सद्गुण किसका है, तो आप फट से कहेंगे कि ये मैकियावेली का है। तो मैकियावेली से संबंधित शब्दावली है नागरिक सद्गुण। कुछ ऐसी ही और शब्दावलियां हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। ऐसी एक शब्दावली है वर्च्यू फॉर्चून, या इसको वर्चुना फॉर्चूना बोल देते हैं अपन। सद्गुण और भाग्य। यहां सद्गुण का तात्पर्य है नागरिक सद्गुण, फॉर्चून होता है हमारा भाग्य। आप तो फॉर्चून तेल के रूप में जानते हो, तेल नहीं है, यहां इसका तात्पर्य भाग्य है। और इसी वर्चुना और फॉर्चूना, कई बार तो सीधा ही बोलते हैं वर्चुना फॉर्चूना थ्योरी किसकी है, कि भाग्य और नागरिक सद्गुण आपस में मिले हुए होते हैं। ये विश्वास किसका है, तो ये जो सिद्धांत है ये मैकियावेली की देन है कि वर्चुना फॉर्चूना थ्योरी। चलो ऐसा कर लेते हैं, वर्चुना फॉर्चूना थ्योरी, सद्गुण या भाग्य का सिद्धांत, ये सिर्फ और सिर्फ मैकियावेली से संबंधित है। आप इसको अंडरलाइन कर लें भले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वर्चुना फॉर्चूना थ्योरी से एक शब्दावली निकली है, वो है कि भाग्य यानी फॉर्चूना स्त्री के रूप में। अभी समझते हैं ये क्या है। नंबर 2 है परिवर्तन का सिद्धांत। ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, ये तो सिर्फ जोड़ने के लिए है। और तीसरा है सद्गुण का किला। मैकियावेली कहता है कि जो भाग्य होता है ये एक स्त्री की तरह चंचल होता है, चपल होता है और परिवर्तनशील होता है। जैसे एक स्त्री है, मैं मैकियावेली की बात कर रहा हूं, मैकियावेली की सोच क्या है कि एक स्त्री जिस तरह से चंचल होती है, चपल होती है और एक जगह संतुष्ट नहीं होती, वैसे ही हमारा भाग्य होता है। हमारा भाग्य निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य चलते रहते हैं। तो जिस प्रकार एक मजबूत आदमी, एक जवान आदमी
एक स्त्री को बस में कर लेता है, वैसे ही भाग्य को बस में वो ही करेगा जो बदलते हुए समय के अनुसार खुद में परिवर्तन कर लेगा। तो भाग्य स्थिर नहीं है, बल्कि भाग्य बदलता रहता है। तो इस अपने फॉर्चूना को अगर बदल रहा है भाग्य है, तो वही उन्हीं के साथ रहेगा जिनके पास नागरिक सद्गुण है। आप पे संकट आया तो आप उस संकट के अकॉर्डिंग खुद को बदलिए, आप अपनी व्यवस्था में परिवर्तन कीजिए, अपनी सोच में परिवर्तन कीजिए, अपने प्रयासों में परिवर्तन कीजिए, तब तो आप भाग्य को जीत लेंगे। जैसे कि शक्तिशाली चप्पल जो पुरुष होते हैं वो स्त्री को जीत लेते हैं, वैसे जो परिवर्तनशाली पुरुष होते हैं, सद्गुणी पुरुष होते हैं, जिनमें नागरिक वर्च्यू होता है, बुद्धि बल और शारीरिक बल होता है, जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, वो भाग्य को जीत लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आप निठल्ले हैं, भाग्य आपका साथ है नहीं देगा। चलिए हम छोटे से उदाहरण से समझते हैं कैसे। एक गांव आया, एक गांव के अंदर एक नदी आई और नदी में हर साल बाढ़ आती है। और बाढ़ आती है तो वो लोग ये कहते हैं कि ये तो भाई ईश्वर का फल है, हमारे कुकर्मों का फल है, हम तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है। तो वो हर बार उनका दुर्भाग्य ही रहेगा। दूसरा वो व्यक्ति है कि यार बाढ़ आई कैसे, चलो इस नदी के ऊपर बांध बनाते हैं, और वो उस नदी के ऊपर बांध बना देता है और अब गांव नहीं डूबेगा। तो वो हो गया, आप अपने भाग्य का निर्धारण खुद करें। भाग्य स्थायी नहीं है, भाग्य बदलता रहता है। आप उस भाग्य को अगर बनाए रखना चाहते हैं, आप अगर शक्तिशाली रहना चाहते हैं, सौभाग्यशाली रहना चाहते हैं, तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलिए, सद्गुणों के किले का निर्माण कीजिए, नागरिक वर्च्यू को बढ़ाते रहिए, अपने बुद्धि बल और साहस को बढ़ाते रहिए। तब आप देखेंगे कि कभी भी भाग्य आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे एक मजबूत पुरुष को स्त्री छोड़ के नहीं जाती, वैसे एक परिवर्तनशाली, शारीरिक रूप से शक्तिशाली और एक बुद्धिशाली व्यक्ति से कभी भी भाग्य रूठता नहीं है, जैसे शक्तिशाली पुरुष से स्त्री भी नहीं रूठती। ये कहना है मैकियावेली का। तो आपके लिए क्या संदेश है, क्योंकि मैकियावेली पूरा हो गया है। आज हमने मैकियावेली की जब चर्चा शुरू की थी तो मैकियावेली की बुक्स की चर्चा की, प्रिंस की चर्चा की, आर्ट ऑफ वार की चर्चा की, डिस्कोर्स ऑन लीवीज की चर्चा की, फिर मानव चरित्र की चर्चा की, सार्वभौमिक अहमवाद की चर्चा की हमने। इन चर्चाओं के बाद फिर मैंने आपको 2 पुस्तकों की चर्चा की थी, प्रिंस और लीवी की, कि प्रिंस किसको समर्पित है, इसमें क्या है, गणतंत्रवाद लीवी के अंदर है, निरंकुश राजतंत्र है वो प्रिंस के अंदर है। फिर हमने राजनीतिक सिद्धांत देखे, चिरोन और सेंटोर देखा हमने, शेर और सद्गुण, शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए राजा में, हमने वो चर्चाएं की। धर्म कि ईश्वर से जिस देश के लोग नहीं डरते वो देश विनाश हो जाता उस देश का। नैतिकता फिर 2 प्रकार की देखी, विस्तार का सिद्धांत, विवर्धन का सिद्धांत देखा। फिर मैंने नागरिक सद्गुण की अवधारणा बताई, और अंत में मैंने आपको ये बताया कि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अपने बदलते समय के अनुसार खुद को बदल देते हैं। अगर आप हार मान गए हैं, अगर आप निठल्ले हैं, खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, तो भाग्य कभी भी आपका साथ नहीं देगा। तो क्या करें, क्या करें? आप साहसी बने, कर्मठ बने, परिश्रमी बने, बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, शारीरिक बल को बढ़ाते रहें, अपने जीवन की बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलते रहिए। ये भाग्य आपके साथ रहेगा। और अगर आप भाग्य को दोष देने बैठ गए कि मेरा तो भाग्य ऐसा है, ये तो मेरा दुर्भाग्य है, ये सब ईश्वर ने किया है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मान के चलिए कि आप वर्चुना फॉर्चूना के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। आप अपना फॉर्चून बनाने के लिए अपने सद्गुणों का विकास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। आपकी सफलता को कोई रोकने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ऐसा ही करेंगे, अपने सिविक वर्च्यू को बढ़ाते रहेंगे। खैर सकारात्मक रूप से आप सद्गुणी होइए, खूब मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, सफलता पक्का आपके कदम चूमेगी। बस जरूरी है कि अगर समय बदल रहा है तो आप खुद को भी बदलिए। अगर आपने ये देखा कि युवा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा लंबे समय से तैयारी कर रहा हूं, तो आप भी उन युवाओं से ज़्यादा तैयारी कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैकियावेली की इस राजनीतिक जो चर्चा की, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की चर्चा की, उसमें आप मेरे साथ लगातार बने रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।